नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ अक्षांश व देशांतर रेखाएं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम सबसे पहले बात करें पृथ्वी की आकृति की। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो लद्भक्ष आकार की है। कैसी है? लद्भक्ष आकार की है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि लद्भक्ष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। कई जगह यहाँ पर 75 किलोमीटर यानी 40,075 किलोमीटर भी बताई जाती है। तो हम बात करें यहाँ भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जो है उभरी हुई। कैसी है? उभरी हुई। किसके कारण यानी किस बल के कारण पृथ्वी है भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण है। किसके कारण है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। और इसी प्रकार से बात करते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। कैसी है? चपटी है। और चपटी किस कारण से है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। किस बल के कारण है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अब यहां हमारे सामने दो प्रश्न और उभर कर आते हैं, निकल कर के आते हैं हमारे सामने कि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां पर मिलता है। कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक कहां पर है? तो ध्रुवों पर है। कहां पर है? ध्रुवों पर। और सबसे कम विषुवत रेखा। कहां पर? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम मिलता है। अब हम बात कर रहे थे लद्भक्ष आकृति की, यानी लद्भक्ष गोलार्ध के रूप में पृथ्वी की आकृति जो बताई है वो किसके कारण से है? ध्रुवों पर चपटी होने के कारण और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण इसे क्या कहा गया है? लद्भक्ष आकृति कहा गया है। यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? लद्भक्ष कहा गया है। सो आप ध्यान रखें। अब हम बात करें भूमध्य रेखा की लंबाई की। हमने बात की यानी भूमध्य रेखीय परिधि जो है 40,076 किलोमीटर है। उसी प्रकार ध्रुव की बात करेंगे तो ध्रुव पर 40,008 किलोमीटर है। यानी ध्रुवीय परिधि जो है, ध्रुवीय परिधि जो कितनी है वो 40,008 किलोमीटर है। कई बार ये प्रश्न आया है परीक्षा में कि भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि के बीच अंतर बताइए, यानी दूरी का अंतर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो यहां हमने बात की है कि भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि की हमने बात की है वो -40,008 किलोमीटर। तो यहां आपके सामने निकल करके 68 किलोमीटर आता है और इसे आप कई बुकों में 67 भी बताया जाता है। तो आपके सामने जो परीक्षा में ऑप्शन होता है 67 या 68 में से फाइनल रहता है। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो क्या है? ध्रुव से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवीय बिंदु तक की एक भाग की बात करें, यानी यहां से इस भाग की बात करें तो यह दूरी क्या हो जाती है? अब जैसे सबसे पहले ये दो भागों में से बांटती है, तो इसे दो भागों में बांटेंगे तो कितना हुआ? 2004 किलोमीटर। कितना हुआ? 20,004 किलोमीटर एक गोलार्ध की दूरी या परिधि रही। तो अब हम बात करें इस बिंदु से लेकर यानी विषुवत रेखा से ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी की बात करेंगे तो यहाँ कितनी रहेगी? ये 10,002 किलोमीटर रहेगी। 10,002 किलोमीटर। आपके सामने चार प्रकार के प्रश्न निकल करके आए हैं
ध्रुवीय परिधि की हमने बात की है 40,008 किलोमीटर। इसका आधा यानी एक भाग की बात की है तो इसमें 20,004 किलोमीटर, और इससे आधा यानी विषुवत रेखा से ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो ये 10,002 किलोमीटर। यानी कुल ध्रुवीय परिधि का 1/4 भाग विषुवत रेखा से ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी रहती है। सो आपको ध्यान रहे। अब हम बात करें पृथ्वी के झुकाव की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने कक्ष पर, अक्ष की हमने बात की है 23.5 डिग्री, और कक्ष की बात करें तो 66 डिग्री। बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है और अनेक बार ये समस्याएं रहती है कि अक्ष और कक्ष में अंतर हम करना भूल जाते हैं। अक्ष पूछा जाता है हम ये करते हैं, कक्ष पूछा जाता है तो ये कर देते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि अक्ष की जो है, अक्ष पृथ्वी जो अपने धुरी पर, अपनी किली पर घूमती है उसे अक्ष कहा जाता है, जिससे दिन रात बनते हैं। तो अक्ष की बात हमने की 23.5 डिग्री, और कक्ष किसे कहते हैं, यानी 90 डिग्री से, 90 डिग्री में से ये 23.5 डिग्री जब घटा दिया जाता है तो आपके सामने निकल करके जो आता है वो क्या आता है, कक्ष आता है। कक्षा या कक्ष, यानी 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री को घटाने से क्या हुआ, हमारे सामने कक्ष आ गया। ये अक्ष में से आपको क्या करना है, ये घटाना है। अक्ष का भाग जो कि 23.5 डिग्री की हमने बात की है, और 90 डिग्री में से घटाने पर जो 66 डिग्री हमारे सामने आए, ये क्या है, कक्ष कहलाता है। सो आपको ध्यान रहे। अब हम बात करें आगे, तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोणीय रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोणीय रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश का प्रभाव, तो अक्षांश हमारे स्वास्थ्य पर, यानी मानव के स्वास्थ्य पर, वनस्पति पर प्रभाव डालती, तापमान का निर्धारण करती है। क्या करती है, तापमान का निर्धारण करती है। या ताप कटिबंध की बात भी आप कर सकते हो, ताप कटिबंध का निर्धारण करती है। अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अक्षांश 181 होते हैं। कितने होते हैं, 181। यहां भी बच्चों में डाउट रहता है कि सर ये 181 कैसे रहते हैं। तो भूमध्य रेखा जो कि बीच में पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, सबसे बड़ा ये वृहद वर्त का निर्माण करती है, और पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में पृथ्वी का विभाजन किया है। इसलिए यहां से 90 डिग्री अक्षांश ऊपर और 90 डिग्री अक्षांश नीचे, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। यह 90 उत्तरी गोलार्ध प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध प्लस 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कुल कितनी हुई, 181। यानी कुल अक्षांश कितने हैं, 181। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। किनकी, अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो 179 या 179। तो यहाँ हमारे सामने प्रश्न फिर उभर कर आया, निकल कर के आया कि अभी आपने बताया है कि अक्षांश कुल होते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं बता रहे हैं 179 या 2 कम। कारण क्या है, तो इसका सीधा सीधा कारण ये है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 बिंदुओं के रूप में है जिन्हें रेखा नहीं माना गया है। कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो बिंदुओं के रूप में है उन्हें रेखा नहीं माना जाता है, इसीलिए उन्हें
181 से -2 करके 179 या 179 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। तो परीक्षा में आप ध्यान रखें, आपके सामने प्रश्न आएगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। ऑप्शन आपको मिलेंगे 179, 180, 181। यहां आपके सामने दिक्कत रहेगी कि कौन सी सही है। तो यहां आपको सही करना है 179। कारण आपके सामने रखा गया है कि दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो बिंदुओं के रूप में है, उन्हें यहां हम रेखा नहीं मानते। अब हम बात करें आगे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111.13 किलोमीटर है। 111.13 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अगली बात करें तो अक्षांश रेखाओं से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 0 डिग्री पर बात करेंगे तो यहां पर 110.5 किलोमीटर बीच की दूरी है। वहीं हम 60 डिग्री के लगभग बात करेंगे तो यहां यह दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर हो जाती है। औसत की बात करेंगे तो औसत की 111 किलोमीटर यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का औसत जो है वो 111 किलोमीटर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 110.5 किलोमीटर, ध्रुवों पर यह है 160 डिग्री से ऊपर या ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर, और कुल औसत की बात करें तो 111 किलोमीटर रहती है। तो आपको ये विशेषता इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम बात करें अक्षांश रेखाओं में मात्र एक 0 डिग्री की रेखा है भूमध्य रेखा, जो वृहदवर्त का निर्माण करती है। बाकी सभी अक्षांश रेखाएं लघुवर्त का निर्माण करती है। क्या करती है? लघुवर्त, यानी शेष सभी अक्षांश रेखाएं क्या करती है? लघुवर्त का निर्माण करती है। सिर्फ एक भूमध्य रेखा एक ऐसी है जो कि वृहदवर्त का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें 3 अक्षांश रेखाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें 23.5 डिग्री की, जो कि करक रेखा के नाम से जिसे जाना जाता है। 23.5 डिग्री की उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा करक रेखा के नाम से जानी जाती है। और करक रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस तारीख को पड़ती है? तो वो 21 जून को। किस तारीख को? तो 21 जून को, यानी 21 जून का जो दिन है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी करक रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती है, और 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करें 66.5 डिग्री, जो कि उत्तरी ध्रुववर्त या उत्तरी आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक वर्त के नाम से रेखा जानी जाती है। 66.5 डिग्री, जहां से ऊपर का भाग पूर्णतः बर्फीला रहता है, लगभग वर्ष भर बर्फीला रहता है। 98% भूभाग सदैव यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो अब हम बात करें इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो मकर रेखा के नाम से, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? मकर रेखा।
और मकर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत रहता है, यानी सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती है। और इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, यानी ऑपोजिट इसके परिस्थिति रहती है। तो इसके बाद हम बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, जिसे दक्षिणी ध्रुववर्त या दक्षिणी अटलांटिक वर्त के नाम से जाना जाता है। अब विशेष बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। उष्ण का मतलब तापमान से ही है, आप ठीक समझ रहे हो। उष्णकटिबंधीय भाग जहां वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है, यानी सूर्य की किरणें यहां वर्ष भर लंबवत रहती है, तापमान सर्वाधिक यहां पर वर्ष भर रहता है, वर्षा भी सर्वाधिक यहां पर होती है। यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति भी मिलती है। सर्वाधिक वनस्पति की बात कर ली, तापमान की बात करें, वर्षा की बात करें, सदाबहार वृक्षों की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन मानव बसाव का यहाँ पर अभाव मिलता है, कमी मिलती है। कारण क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। मानव ना अधिक तापमान को पसंद करता है और ना अधिक ठंड को। इसीलिए उष्णकटिबंध की बात करें या ध्रुवों पर शीत कटिबंध की बात करें, दोनों ही भागों पर मानव का बसाव न्यून रहता है। बीच का भाग जो है जिसे हम शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण ही क्यों कहते हैं? तो शीत प्लस उष्ण, यानी शीत का मतलब ठंड का प्रभाव, उष्ण का मतलब गर्मी का प्रभाव, दोनों का मिश्रित स्वरूप, यानी सामान्य दशाएं यहाँ पर बीच के इस भाग में मिलती है। इसी कारण मानव का बसाव सर्वाधिक यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो ये भाग जो कि सर्वाधिक मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आया है, यहाँ मानव सर्वाधिक बसा हुआ है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में कुछ आगे देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो है वो एक कोणीय दूरी के आधार पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। विशेषता आपको ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी के आधार पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश की कुल की बात हमने कर ली, 181 अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं की बात की 179 है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का औसत की बात की 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर है। उसी प्रकार हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इनकी थोड़ी सी क्या हो जाती है? बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो थोड़ा आपको इनको ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करें आगे देशांतर रेखाओं की ओर चलते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखाओं का प्रभाव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो बीचों बीच रेखा 0 डिग्री की जो रेखा है, जिसे हम ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ग्रीनविच नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसे ग्रीनविच क्यों कहते हैं? तो ये जो रेखा है 0 डिग्री की रेखा जो खींची गई है इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच के बीचों बीच से खींची गई, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्रीनविच रेखा। देशांतर रेखाओं का विशेषता योगदान क्या है? तो समय निर्धारण। किसमें? समय के निर्धारण में देशांतर रेखाओं का योगदान जो है वो सर्वाधिक, यानी समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया गया है। तो अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की कल्पना या काल्पनिक रेखाएं कब खींची गई, तो ये 1882 ईस्वी की
बात 1882 ईस्वी में इसको मान्यता दी गई। अब हम बात करें आगे, तो देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती है, तो 360 होती है। कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती है। बीच की जो ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री की है, ये दो भागों में पृथ्वी को बांट रही है। कौन सा? ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। यानी पूर्वी भाग में भी कितनी? 180 रेखाएं और पश्चिमी भाग में भी 180 रेखाएं खींची गई है। यानी 0 डिग्री से इधर 180 और 180 इस साइड। अब हमारे लिए बात करें अभी 360 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है ये 24 घंटों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है। यानी 360 देशांतर पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो एक इसी प्रकार हम बात करेंगे तो समय का जो निर्धारण किया गया है वो 360 की बात हमने की है कि 24 घंटों में एक चक्कर होता है। तो एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? एक देशांतर को पार करने में समय जो लगता है वो 4 मिनट का लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने का समय जो है वो 4 मिनट का लगता है। तो 360 देशांतर को पार करने में समय कितना लगेगा? तो आप देखोगे कि 1440 मिनट का समय लगेगा। यानी 360 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा 1440 मिनट। 1440 मिनट में अगर आप 60 का भाग दोगे तो आप पाओगे कि आप 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए इसका 60 से भाग दिया गया 24 घंटे आपके सामने निकल कर गया। अब हम बात करें कि 24 घंटे